पहले ध्यान दीजिए, अगला चैप्टर आपका केमिकल काइनेटिक्स है। इसके बाद हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना था, लेकिन हम लोग पहले केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये केमिकल काइनेटिक्स एक छोटा चैप्टर है। नहीं तो एक छोटा बड़ा चैप्टर पढ़े थे हम लोग सॉल्यूशन, एक छोटा चैप्टर कंप्लीट कर लिया जाए, 8-9 दिन में कंप्लीट हो जाता है ये, यानी एक हफ्ता से मैक्सिमम 2 हफ्ता मैक्सिमम जाएगा, चाहे नहीं जाएगा। तो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिर बड़ा चैप्टर उसको पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान रखना है। चलो, तो आपके चैप्टर का नाम क्या है? चलिए, केमिकल का मतलब बताइए। देखा जाए, केमिकल मतलब क्या बताया आप लोग? रसायन। हिंदी पूछ रहे हैं? देखा जाए, जब भी वर्ड केमिकल यूज में आए, नहीं या केमिस्ट्री कहीं यूज में आए, तो इसका मतलब होता है जनरली केमिकल रिएक्शन, ध्यान रखना है। और ये जो काइनेटिक्स लिखा हुआ है, इस काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। ये काइनेटिक्स जो है ये ग्रीक वर्ड से बना है। काइनेटिक्स एक आपका ग्रीक वर्ड है, जो कि एक्चुअली कहां से आया हुआ है? काइनेसिस वर्ड से आया हुआ है। नहीं, काइनेटिक्स जो वर्ड आया है ये कौन से ग्रीक वर्ड से आया हुआ है? काइनेसिस, ध्यान रखना है। ध्यान रखना है। तो काइनेसिस से बना हुआ है काइनेटिक्स, और काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? मूवमेंट, ध्यान रखना है। तो ये चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल का मतलब था केमिकल रिएक्शन, और काइनेटिक्स का मतलब था मूवमेंट, ध्यान रखना है। यानी इस चैप्टर में आप केमिकल रिएक्शन के मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आप? केमिकल रिएक्शन के मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। या इसी बात को ऐसे करें कि इस चैप्टर में आप केमिकल रिएक्शन के स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। या इसी बात को ऐसे कहें कि इस चैप्टर में आप केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ेंगे। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। नहीं तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। यानी इस चैप्टर आपको बताएगा कि कौन सा रिएक्शन जो है वो स्पीड होता है, यानी फास्ट होता है, कौन सा रिएक्शन जो है वो मीडियम स्पीड का होता है, और कौन सा रिएक्शन है जिसका स्पीड स्लो होता है। बस में आ रहा है? समझ में आ रहा है इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में। नहीं, यानी ये चैप्टर आपको क्या बताएगा? कौन सा रिएक्शन वेरी फास्ट है, कौन सा रिएक्शन मॉडरेट स्पीड है, और कौन सा रिएक्शन वेरी स्लो रिएक्शन है, इसके बारे में ये चैप्टर आपको इंफॉर्मेशन देगा। बस मेरा कैसे पता करेंगे कि भाई ये रिएक्शन स्लो है, ये रिएक्शन फास्ट है, ये रिएक्शन मॉडरेट है, कैसे पता करेंगे? ये चैप्टर आपको वही इंफॉर्मेशन देगा। ठीक, तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? पहला, स्पीड ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ना है? स्पीड ऑफ रिएक्शन। सेकेंड, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ ए रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? समझ में आ रहा है? कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? जैसे आप नाम सुने होंगे, कैटलिस्ट सुने हैं। तो कैटलिस्ट रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाने के लिए भी उपयोग किया जाता है और घटाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। नहीं, यानी इस चैप्टर में कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आप ये भी जानते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने पर भी या घटाने पर भी केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड है वो बढ़ता और घटता है। यानी टेम्परेचर भी रिएक्शन के स्पीड को प्रभावित करता है। तो उसके बारे में भी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ जाएगा, ये चैप्टर आपको सिखाएगा। दिक्कत है? नहीं, तो कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, और भी कुछ फैक्टर्स हैं, एक्टिवेशन एनर्जी उसके बारे में पढ़ेंगे, रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी चीजें हमें बताएंगी कौन सा रिएक्शन स्पीड है और कौन सा रिएक्शन स्लो है। ठीक,
दिक्कत। तो पहला क्या पढ़ेंगे, स्पीड ऑफ रिएक्शन, दूसरा क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक, यही दो मेन टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना होता है। एक और टॉपिक है जो थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, यानी इस चैप्टर में थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, बोलिए। हाँ, रिएक्शन कैसे होता है, इसी को तो बोलते हैं मैकेनिज्म, ध्यान रखना है। हाउ ए रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, नहीं, स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस, स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस दैट हाउ ए रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज रिएक्शन मैकेनिज्म, ध्यान रखना है। नहीं तो इस चैप्टर में थोड़ा बहुत आप रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में ही पढ़िएगा कि आखिर एक रिएक्शन, नहीं, एक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कितने स्टेप्स में कन्वर्ट करता है। नहीं, कोई रिएक्शन है कि एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, कुछ रिएक्शन ऐसे हैं कि एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होता है, 2-3 स्टेप में कंप्लीट होता है। नहीं, तो उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कुछ दिमाग में गया? चलिए, चलिए, तो केमिकल काइनेटिक्स, तो केमिकल काइनेटिक्स का डिफिनीशन बोला जाए, बोलिए लोग, क्या लिखा जाए? चलिए ध्यान दीजिए, तो जो पॉइंट हम लोग बोले यहां पर, उसी पॉइंट को यहां पर लिखा गया, नहीं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। इसको क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। देखो, तो यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है रिएक्शन, नहीं, तो रिएक्शन क्या है, तो डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, द प्रोसेस बाय विच न्यू सबस्टांसेस आर फॉर्म्ड विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, नहीं, इज कॉल्ड एज रिएक्शन। यानी जिस प्रोसेस के द्वारा एटम्स आपस में रिएक्शन करते हैं, जिन प्रोसेस के द्वारा एटम्स आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके न्यू प्रॉपर्टीज वाला नया सबस्टांस का फॉर्मेशन करते हैं, नहीं, उसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के द्वारा एटम रिएक्शन करते हैं, उन प्रोसेस को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं उन्हें, केमिकल रिएक्शन। जैसे पहले भी आप जानते हो सोडियम के बारे में, सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव, सोडियम हवा से भी रिएक्शन कर लेता है, सोडियम पानी से भी रिएक्शन करता है, अगर सोडियम को पानी में डाल दिया जाए तो विस्फोट हो जाएगा। नहीं, क्लोरीन क्लोरोफॉर्म के रूप में यूज किया जाता है, यानी बेहोश करने के काम में आता है। तो हम लोग सोडियम खा नहीं सकते हैं, क्लोरीन खा नहीं सकते हैं, लेकिन इनके रिएक्शन से
एक नया प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट बन गया NaCl, क्या इसको खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? खा सकते हैं। नहीं, बिना इसके मजे नहीं आएगा। आएगा? बिना नमक का सब्जी दे दिया तो खाई बनेगा? नहीं बनेगा। तो सोडियम नहीं खा सकते हैं, क्लोरीन नहीं खा सकते, लेकिन इनसे मिले हुए कंपाउंड को खा सकते हैं। तो इन दोनों के मिक्सिंग से हम लोगों को एक नया सबस्टांस, नया प्रॉपर्टी के साथ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो जिस प्रोसेस के द्वारा Na और Cl आपस में रिएक्शन करते हैं, उन्हीं प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। दिक्कत है? चलो, अब हम लोगों को थोड़ा सा ये जानना है कि एक केमिकल रिएक्शन के लिए, यहां से लिखा हुआ है कंडीशन फॉर ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन है, ध्यान रखना। यानी कि दो एटम के बीच में केमिकल रिएक्शन हो जाए, दो एटम के बीच में केमिकल रिएक्शन हो जाए, इसके लिए क्या कंडीशन है? ठीक, तो हम लोग को बताया जाता है कि दो एटम के बीच में रिएक्शन होने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि दोनों एटम एक दूसरे के नजदीक आए, दोनों आपस में बार बार टकराएं, और उनके बीच का बार बार जो टकराव हो, ये बार बार का टकराव क्या हो? सही डायरेक्शन में होना चाहिए। इनके पास सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी होनी चाहिए, तब जाके दो एटम्स के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, और नहीं तो केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे मान लीजिए किसी क्लास में है, नहीं दो बच्चे हैं, एक आदमी जलालपुर से आ रहा है, नहीं एक आदमी खैरा से आ रहा है, कोई बस में आ रहा है। अब उन दोनों विद्यार्थियों में दोस्ती, बॉन्डिंग कब बनेगा? उन दोनों विद्यार्थियों में दोस्ती कब होगी? जब वो विद्यार्थी एक दूसरे के नजदीक बैठे, नहीं एक दूसरे से बार बार मुलाकात हो उन लोगों की, नहीं, और मुलाकात सही डायरेक्शन में हो। सही डायरेक्शन का मतलब ही नहीं कि पहले के मुलाकात में हुआ मुंह ठुटी हो गया, नहीं फेटाफेटी हो गया, तो इसको बोलते हैं गलत डायरेक्शन में मुलाकात। तो गलत डायरेक्शन में मुलाकात होगा तो कभी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के लिए, नहीं यानी दोस्ती होने के लिए जरूरी है कि दो एटम्स के बीच में जो मुलाकात हो वो सही डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो हम क्या क्या बोले? दो एटम को रिएक्शन करने के लिए क्या क्या जरूरी है? दोनों को एक दूसरे के नजदीक आना पड़ेगा, बार बार टकराना पड़ेगा, नहीं सही डायरेक्शन में टकराना पड़ेगा, और उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, तब जाके उनके बीच में रिएक्शन होगा और उनके बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा। नहीं, जैसे एनर्जी का मतलब क्या? अब दो दोस्त है, सूखा सूखी दोस्ती चलेगा तो काम चलेगा? नहीं। कभी वो ठंडा पिला दिया तो कभी आप समोसा खिला दिए, नहीं कभी एक आदमी रसगुल्ला खिला दिया तो एक आदमी गुलाब जामुन खिला दिया, नहीं तो इससे दोस्ती क्या हो जाएगा? तनी पक्का हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे कंडीशन फॉर ए केमिकल रिएक्शन। तो चलो, क्या क्या कंडीशन हम लोग पढ़ लिए? पहला कंडीशन क्या लिखेंगे? टू एटम्स must come closer towards each other, towards each other। यहां से ये बात हम लोग कहा गया कि टू एटम्स मस्ट कम क्लोजर टुवर्ड्स ईच अदर, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आ जाए तो हम लोग कहा गया कि टू एटम्स, अब ये ऐसा नहीं है कि ये दो ही एटम पे लागू होगा, एक साथ तीन एटम भी टकरा सकते हैं, दो एटम भी टकरा सकते हैं, लेकिन हम एक एग्जांपल बोल रहे हैं कि दो एटम के बीच में बॉन्ड कब बनेगा? तो दो एटम मस्ट कम क्लोजर टुवर्ड्स ईच अदर, टू एटम्स मस्ट कोलाइड विथ each other, their collision must be in proper direction, their collision must be in proper direction। अगला, they must have क्या लिखें?
सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ध्यान रखना है। तो दो एटम जो हैं, दो एटम के बारे में कहा जा रहा है कि दो एटम के बीच में रिएक्शन कब होगा ये जानना जरूरी है। तो दोनों एटम को नजदीक आना पड़ेगा, बार बार टकराना पड़ेगा, टकराव सही दिशा में होना चाहिए और उनके पास प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी होनी चाहिए, तभी उनके बीच में रिएक्शन होगा, और नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। ध्यान रखना है। जैसे मान लो हम लोग पहले ही बोलते हैं, जैसे हाइड्रोजन यहां पर लिख दें और यहां पर क्लोरीन लिख दें, नहीं तो ध्यान रखना होगा कि यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों रिएक्शन नहीं होगा? क्योंकि ये कोलिजन इम्प्रॉपर है। ये इम्प्रॉपर कोलिजन है, इसलिए यहां कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन इन्हीं दोनों को अरेंज कर दें, तो इस हाइड्रोजन से ये क्लोरीन कंबाइन करेगा, बार बार टकराएगा, इस हाइड्रोजन से ये क्लोरीन बार बार टकराएगा। तो अब इनके बीच का ये जो कोलिजन है इसको बोलते हैं प्रॉपर कोलिजन। प्रॉपर कोलिजन होगा तो एक एच के साथ एक Cl, HCl प्लस HCl बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। ये है इम्प्रॉपर कोलिजन और ये हम लोग का प्रॉपर कोलिजन। तो अगर इम्प्रॉपर कोलिजन होगा तो नो रिएक्शन नहीं होगा, प्रॉपर कोलिजन होगा तो रिएक्शन होने की संभावना ज्यादा होगी। बोलो दिक्कत है? नहीं। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा कि रिएक्शन होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे आओ। देखो तो स्पीड के आधार पर, रिएक्शन के स्पीड के आधार पर रिएक्शन को तीन भागों में बांटा गया है। एक लिखा हुआ है वेरी फास्ट रिएक्शन, एक लिखा हुआ है मॉडरेट रिएक्शन और एक लिखा हुआ है वेरी स्लो रिएक्शन। नहीं, तो स्पीड के आधार पर रिएक्शन को तीन भागों में बांटा गया है। तो अगर हम बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, तो वेरी फास्ट रिएक्शन का मतलब समझते हो? वैसे रिएक्शन नहीं जो कुछ सेकेंडों में कंप्लीट हो जाते हैं, उनको क्या कहेंगे? वेरी फास्ट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन का मतलब होता है कि वैसे रिएक्शन जिनको कंप्लीट होने में कुछ मिनट्स लगते हो, नहीं, उनको हम लोग बोल सकते हैं क्या होंगे? मॉडरेट रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन का मतलब होता है कि वैसे रिएक्शन जिसको होने में कुछ घंटे लगते हो, कुछ दिन लगते हो, कुछ महीने लगते हो या कुछ साल लगते हो, उनको हम लोग क्या कहेंगे? वेरी स्लो रिएक्शन। नहीं, तो दोज रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन फ्यू सेकेंड्स आर कॉल्ड एज वेरी फास्ट रिएक्शन. Those reaction which completed in few minutes are called as moderate reaction, and those reaction which completed in few hours, few days, few months, few years, then that type of reaction is called as very slow reaction. दिक्कत है क्या इसमें? समझते हैं आप लोग? अब अगर वेरी फास्ट रिएक्शन देखें, ध्यान से मेरी बात सुनो, वेरी फास्ट रिएक्शन देखें तो वेरी फास्ट रिएक्शन के एग्जाम्पल कौन होते हैं? तो जनरली आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन जो है वो वेरी फास्ट रिएक्शन के एग्जांपल होते हैं। ध्यान रखना है, आयनिक रिएक्शन है जनरली वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे आयनिक रिएक्शन का मतलब हुआ हम Na प्लस ले लें और Cl माइनस ले लें। अब Na और प्लस, यहां पर प्लस साइन है माइनस साइन है, तो इनके बीच का रिएक्शन फास्ट की स्लो? फास्ट होगा। ये रिएक्शन जो होगा वो फास्ट होगा, ध्यान रखना है। कह सकते हैं कि नहीं? तो आयनिक रिएक्शन जो है ये फास्ट रिएक्शन के एग्जांपल होते हैं। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे हम ले ले NaOH और यहां ले ले HCl, तो ये आपका बेस है और ये क्या है? एसिड। तो इनके बीच का जो रिएक्शन होता है ये भी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल होता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। नहीं, तो इनके बीच का रिएक्शन भी क्या होगा? फास्ट होगा। NaOH कौन सी में टूटता है? HCl कौन सी में टूटता है? इसमें का Na प्लस कहां जाएगा? H प्लस। Na और Cl मिलकर क्या बनाएंगे? और H और OH मिलकर क्या बनाएंगे? H2O बनेगा। नहीं, तो ये जो रिएक्शन था इसको बोलते हैं, एसिड बेस के रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस के रिएक्शन क्या कहते हैं?
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है ये भी फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। नहीं, जैसे नॉर्मली कंबशन ऑफ पेट्रोल, कंबशन ऑफ पेट्रोल किसका एग्जाम्पल होगा? वेरी फास्ट रिएक्शन का। नहीं होगा क्या? नहीं, पेट्रोल को जलने में क्या बहुत ज्यादा समय लगता है क्या? बहुत कम समय में जलता है। तो कंबशन ऑफ पेट्रोल ये भी वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो बस दिमाग में सब बात रखना है और कुछ नहीं रखना है। हाँ बोलिए। बैलेंस नहीं है तो क्या हो गया? Ag प्लस NO3 माइनस Na प्लस Cl माइनस, तो इसमें का Ag है, इसमें का Cl, AgCl बनाएगा। ये पूरा गलती लिखा हुआ है। अब टाइप करने वाले को कितना बार हम लोग बोल चुके हैं कि भाई केमिस्ट्री पढ़ के तब टाइप करो, लेकिन वो पढ़ता नहीं है। केमिस्ट्री पढ़ा हुआ बच्चा टाइप करेगा तो गलती नहीं टाइप करेगा। नहीं, अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिए, स्कूल में टेस्ट होने वाला था, नहीं तो क्वेश्चन पेपर सेट करके दिया गया, तो हम लिखेंगे भाई 1:2 2:2। और टाइप करने वाला क्या लिखा है? 15 का पावर 2। वो क्या सोच रहा है कि 1:2 कुछ होता थोड़ा है। वो क्या किया है? 1 लिखा है, ISO क्या लिख दिया है? 5 और उसका पावर 2। नहीं, हम लिखे 2:2 तो लिखा है 25 का पावर 2। जहां जहां एस है वहां 5 बना दिया है। नहीं, हम उसे पूछे कि एस है आप 5 बना दिए हमारा, जहां तो एस लिख के दिए थे। नहीं, तो बोल रहा है कि हमको लगा कि गलती से एस आप लिख दिए हैं। चलिए, तो ये आप रिएक्शन देख सकते हैं। ये रिएक्शन हम लिख सकते हैं Ag प्लस NO3 माइनस Na प्लस Cl माइनस। तो ये सब आयनिक रिएक्शन के एग्जांपल हैं। आयंस इसमें भाग ले रहे हैं। देखो, तो Ag प्लस के साथ कौन जाएगा? Cl, तो क्या बनेगा? AgCl। और Na के साथ कौन जाएगा? NO3, तो क्या बना हुआ है? NaNO3। बोलो, दिक्कत है? मॉडरेट रिएक्शन, तो मॉडरेट रिएक्शन जो होते हैं जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो सब मॉडरेट रिएक्शन के एग्जांपल होते हैं। नहीं, तो कोई भी रिएक्शन ऑर्गेनिक का उठा लो। अब सारा रिएक्शन ही नहीं कि ऑर्गेनिक का सारा रिएक्शन जो है वो मॉडरेट होता है। मैक्सिमम रिएक्शन क्या होता है? मॉडरेट होता है। ठीक है, जैसे मान लो हम यहां से उठा लिए CH3OH अल्कोहल। नहीं, अल्कोहल का रिएक्शन हम कर दिए HBr के साथ। किसके साथ कर दिए? HBr के साथ। तो प्रोडक्ट बनाओगे, नहीं तो होता क्या है? इसमें का H और इसमें का OH निकल जाता है। तो H और OH में क्या बनेगा? H2O। इसमें का Br आके इससे जुड़ जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3Br। अब प्लस में क्या बनेगा? H2O। तो ये ऑर्गेनिक रिएक्शन है। तो ये किसका एग्जांपल होगा? मॉडरेट रिएक्शन का। तो जहां कार्बन हाइड्रोजन वाले कुछ रिएक्शन दिखाई दे तो वो किसके एग्जांपल होंगे? मॉडरेट रिएक्शन के एग्जांपल होंगे। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट लिखा हुआ है, NH4NO2, NH4NO2। इसको जब हीट सप्लाई किया जाता है, नहीं तो ये टूट जाता है। इसको जब हीट सप्लाई किया जाता है टूट जाता है ये N2 में प्लस 2H2O में। नहीं, ये टूट जाता है N2 प्लस 2H2O में। देखो N2। नहीं, बाकी बच गया 4 गो हाइड्रोजन 2 गो ऑक्सीजन। तो 4 गो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन क्या बनेगा? 2 गो वाटर। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? बहुत गधा है सब। एक बार जब बोलते हैं तो नहीं बोलता है सब, और दोबारा जब बोलते हैं तो एक बार बनेगा नहीं बनेगा तो सत्ता खड़ा है। बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। क्या ही एक्टिविटी है। H2O2, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी टूट जाता है। अगर 2 H2O2 ले लें तो 2 H2O2 को तोड़ोगे तो टूट जाएगा 2H2O प्लस O2 में। H2O2 अनस्टेबल कंपाउंड है। नहीं, H2O2 क्या है? अनस्टेबल कंपाउंड है। तो ये भी टूट जाता है वाटर में और ऑक्सीजन में। तो ये सब जो रिएक्शन है ये किसके एग्जाम्पल है? मॉडरेट रिएक्शन के एग्जाम्पल है। बात समझ में आ रहा है ना? ये सब किसके एग्जाम्पल है? मॉडरेट रिएक्शन के एग्जाम्पल है। अब आती है बारी वेरी स्लो रिएक्शन। नहीं, तो वेरी स्लो रिएक्शन नॉर्मली हम देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना।
फास्ट रिएक्शन है कि स्लो रिएक्शन है? स्लो रिएक्शन है। ऐसा नहीं है कि आप लोहा खरीद के लाए रखे आज तुरंत कुछ मिनट में उसमें जंग लग जाएगा, नहीं, समय लगता है, ध्यान रखना है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन ये आपका स्लो रिएक्शन का एग्जांपल है। साथ साथ कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट, डायमंड जो है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट कर जाता है, नहीं, तो ये भी किसका एग्जांपल है? स्लो रिएक्शन का। कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड ये भी स्लो रिएक्शन का एग्जांपल है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, डायमंड इनटू ग्रेफाइट, यानी कि डायमंड भी बाद में कोयला बन जाता है। इसलिए अगर कोई ऐसा कहता है कि हीरा सदा के लिए, तो कहिए कि बोका मत बनाइए, नहीं, हम लोगों को केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 11 में पढ़ना है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, नहीं, कि हर एक हीरा, नहीं, कुछ वर्षों के बाद फिर ब्लैक होने लगता है और वो कोयले का रूप ले लेता है, ध्यान रखना है, वो कन्वर्ट कर जाएगा फिर से ग्रेफाइट में, ठीक है, हैं? पूरा लॉस हो जाएगा। कि इसीलिए देखते हैं हीरा पर कभी भी देखिएगा, दुकानदार जब हीरा बेचता है, आप कहीं भी जाइएगा सोना लेने और कहिए कि सोना का अंगूठी दिखाइए, तो कहेगा क्या, डायमंड वाले पर सर फ्लैट 20% छूट है, नहीं, चलिए ना आपको डायमंड रिंग दिखाते हैं, एक से एक सुंदर आया हुआ है, बस मेरा आर्टिफिशियल डायमंड होता है, बिल्कुल सही है, नहीं, तो आर्टिफिशियल डायमंड तो और जल्दी खराब होगा, नेचुरल डायमंड जो है वो तो कुछ दिन टिकबो करेगा, आर्टिफिशियल डायमंड और जल्दी खराब होता है। तो गलती से भी कभी भी डायमंड का कोई सामान नहीं लें, ध्यान रखना है। एक ये भी बताएं कि डायमंड के जितने भी रिंग होते हैं उसमें जितना भी सोना होता है वो घटिया होता है। कितना सोना होता है उसमें? 75। जितना डायमंड रिंग होगा उस सब में सोना होगा 75%, और जितना भी आप सोना जाए खरीदिएगा वो खरीदिएगा 916, बस में है ना, यानी कि 91.6 ग्राम जिसमें सोना होता है वही लीजिएगा। आपका इसका बेस्ट एग्जांपल है, कभी पैसा का जरूरत पड़ जाता है, नहीं, तो हीरा आप मान लीजिए ढेर खरीद लिए हैं, नहीं, और हीरा का अंगूठी लेके जाके बैंक में कहिए कि हमको हीरा का अंगूठी सब रख लीजिए, ये हीरा का सामान है रख लीजिए और हमको लोन दे दीजिए। कोई भी बैंक हीरा पर, डायमंड पर लोन नहीं देता है, नहीं, कौन सी पर लोन देता है? गोल्ड। देखिए पूरा एकदम बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रहता है, गोल्ड लोन, गोल्ड लोन, गोल्ड लोन लीजिए। कहीं ऐसा लिखा है क्या डायमंड लोन? है? केमिस्ट्री पढ़ा है सब, सही बोल रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा है सब, सब जानता है कि क्या घबरा जाए काम, कौन डायमंड रख देगा, पैसा अच्छा खासा उठा लेगा, भुला जाएगा, रहने दीजिए उसी में। चलिए रिएक्शन मैकेनिज्म का डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं पहले ही, नहीं, क्या है इसका डेफिनेशन? स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस दैट हाउ ए रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, नहीं, इसी को हम लोग कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। चलो यहां से हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होता है, यानी कि यहीं से क्वेश्चन आता है। इसके पहले जितना भी चीज पढ़े ये इंट्रोडक्शन था और इनसे क्वेश्चंस कभी भी नहीं आते हैं, नहीं, यानी कभी नहीं पूछता है केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन क्या है, कभी नहीं पूछता है कि क्या कहते हैं ये रिएक्शन स्पीड के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है, वेरी स्लो रिएक्शन का क्या डेफिनेशन है, वेरी फास्ट रिएक्शन क्या डेफिनेशन है, कभी नहीं पूछता है। और ना ही उनका एग्जाम्पल्स आपके बोर्ड एग्जाम में कभी पूछा हुआ है, ये बार बार रिपीट किया हुआ है, ठीक है। तो क्या है ये? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन का स्पीड हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहला सवाल ये आता है, नहीं, मान लो हम एक बर्तन लिए, उस बर्तन में 10 ग्राम रिएक्टेंट हम उठा के डाल दिए। कितना डाल दिए? 10 ग्राम रिएक्टेंट। नहीं, घड़ी में टाइमर होता है, देखें टाइमर में 0 0 हम लोग कर लेते हैं, तो टाइमर में 0 0 कर लिए घड़ी में, ठीक है, और रिएक्टेंट को रख दिए। रिएक्टेंट था 10 ग्राम, रख दिए। नहीं, अब रिएक्टेंट, दो टाइप का रिएक्टेंट है, दोनों को डाल दिए, 5 ग्राम एक, 5 ग्राम एक डाल दिए। नहीं, टाइमर स्टार्ट किए और दोनों रिएक्टेंट को लगे हिलाने कि आपस में टकराएं, क्योंकि रिएक्शन करने के लिए टकराना जरूरी है। नहीं, ठीक, अब हम टाइमर स्टार्ट किए, 5 सेकंड के बाद नहीं, सारा रिएक्टेंट जो था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर गया। तो हम क्या कहेंगे, वो रिएक्शन फास्ट है कि स्लो है? फास्ट है। अच्छा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन बनेगा कुछ इस प्रकार का, नहीं, टाइम के चेंजिंग के साथ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में या रिएक्टेंट के अमाउंट में क्या बदलाव आ रहा है। अगर सारा रिएक्टेंट खर्च हो गया, नहीं, मान लो कि कुछ समय में ही सारा रिएक्टेंट खर्च हो गया, तो हम कहेंगे रिएक्शन फास्ट है। अगर वही रिएक्टेंट हम लोग टाइमर स्टार्ट किए और रिएक्शन होता मान लो 50 मिनट तक, ए और बी के बीच का रिएक्शन 50 मिनट तक होता, तो हम क्या कहते हैं उसको? मॉडरेट रिएक्शन कहते कि नहीं कहते? और वही ए और बी को बर्तन में डाले हुए हैं, 5-5 ग्राम दोनों है, दोनों को
ले लिए हैं, हिला रहे हैं, पूरा हिला रहे हैं, हिला रहे हैं, 1 घंटा ले हिलाते रह गए, अब देख रहे हैं खोल के तो कुछ भी नहीं, अरे ये में डाले थे वहीं वहीं है नहीं, फिर 5 घंटा हिलाए तब वो वहीं है, तो कैसा रिएक्शन? वेरी स्लो रिएक्शन। तो कहने का मतलब हुआ कि समय के बदलाव के साथ, समय के बदलाव के साथ रिएक्टेंट के अमाउंट में अगर जो बदलाव होता है, रिएक्टेंट के अमाउंट में जो बदलाव होता है, उस बदलाव के आधार पर ही रिएक्शन का स्पीड बताया जा सकता है। अगर बदलाव बहुत जल्दी हो रहा है तो वेरी फास्ट रिएक्शन, अगर बदलाव धीरे धीरे हो रहा है तो मॉडरेट रिएक्शन, अगर बदलाव बहुत धीरे हो रहा है तो स्लो रिएक्शन। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन बुक में ऐसे लिखा रहता है, ध्यान सुनिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। समय में बदलाव के साथ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में क्या बदलाव होता है, इसी को क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आया? नहीं? अच्छा, इसी बात को ऐसे नहीं बोलते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन, कह सकते हैं? नहीं, आपका प्रोडक्ट कितनी तेजी से बन रहा है, इसके आधार पर भी रिएक्शन का रेट बताया सकते हैं, बता सकता है, बताया सकता है। जब टाइमर 0 है उस समय प्रोडक्ट का अमाउंट 0 है, आप टाइमर स्टार्ट किए, आप प्रोडक्ट तुरंत बनना शुरू हो गया, तो आप कहिएगा अरे तो फास्ट रिएक्शन है, प्रोडक्ट तुरंत तुरंत बन रहा है, दिक्कत है? नहीं। तो समय में बदलाव के साथ रिएक्टेंट के अमाउंट में जो बदलाव होता है या प्रोडक्ट के अमाउंट में जो बदलाव होता है, इसी के आधार पर किसी भी रिएक्शन का रेट बताया जाता है। ऐसा बोलो तो दिक्कत है क्या? नहीं। तो डेफिनेशन जो बुक में लिखा रहता है उसको हम लिख रहे हैं, चेंज इन concentration of change in concentration of reactant change in concentration of reactant or product with बोलो दिक्कत है? ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इस रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है आर से। रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा हम लोग को ध्यान दीजिएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हम लोग को लिखा रहता है आर बराबर डेल्टा सी बटा डेल्टा टी। तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज और सी का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब हुआ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। या तो आप रिएक्टेंट का चेंज लिखो कॉन्सेंट्रेशन, या प्रोडक्ट का चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आप बता दो। और डेल्टा टी का मतलब क्या है? चेंज इन टाइम। तो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी ये रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला दिया गया। नहीं, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी का मतलब है C2 माइनस C1 बटा T2 माइनस T1। नहीं, ध्यान रखना है। चलिए, यहां पर जो C2 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और जो C1 लिखा हुआ है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सेम एज T2 का भी मतलब है फाइनल टाइम, और T1 का मतलब है इनिशियल टाइम। बोलो दिक्कत है? कर सकते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यहां क्या लिखा हुआ है? दिखाई दे रहा है? अभी तुम लोग आंख ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आइए क्या है? टाइम। बताइए। ऐसा ग्राफ खींचा रहता है, ध्यान समझेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच का ग्राफ। नहीं तो हम लोग ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच का ग्राफ कुछ इस तरह का बुक में खींचा रहता है, आपके एग्जाम में पूछ चुका है। नहीं बोला गया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम का ग्राफ इनमें से कौन है, और 3-4 ग्राफ दिया हुआ था। नहीं तो आपको ध्यान रखना होगा, जो इस टाइप का दिखाई दे वही आंसर होगा। ध्यान से ग्राफ को देखिए, यहां पर टाइम कितना है, बोलो सब 0। तो जब टाइम 0 होता है, यानी आप टाइमर अभी 0 रखे हैं घड़ी में, टाइम कभी 0 नहीं होता है। हम लोग टाइम क्या किए हुए हैं, टाइमर 0 रखे हैं। तो टाइमर 0 रखे हैं यानी कभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है। तो रिएक्शन जब शुरू नहीं हुआ होगा तो उस समय बर्तन में रिएक्टेंट की मात्रा क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो देख लो टाइम जब 0 है तो उस समय रिएक्टेंट का अमाउंट चेक करो, बहुत ज्यादा है। नहीं अब कुछ समय बीतने लगा तो रिएक्शन भी शुरू हो गया, रिएक्शन शुरू होगा तो बताओ रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो घट रहा है कि नहीं घट रहा है, समय और बढ़ गया, यहां पे आ गया तो रिएक्टेंट का अमाउंट और घट जाएगा, समय और बढ़ जाएगा तो रिएक्टेंट का अमाउंट और घट जाएगा, घटेगा कि नहीं घटेगा। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यहां क्या लिखा हुआ है और ये क्या है, इनके बीच का ग्राफ। इनके बीच अगर आप कुछ इस तरह का दिया रहता है, तो जब टाइम 0 है, टाइम 0 का मतलब कि अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है। तो रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है तो रिएक्टेंट खाचा नहीं हुआ है, रिएक्टेंट खाचा नहीं हुआ तो प्रोडक्ट कितना बना होगा, 0। तो देख लो यहां प्रोडक्ट 0 है कि नहीं है, है। अब टाइम बढ़ा तो टाइम बढ़ा तो रिएक्टेंट कुछ खर्च हुआ होगा, तो प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो देख लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहा है, टाइम बढ़ा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी क्या होगा, बढ़ा। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। नहीं तो आपको कभी कभी ऐसा भी करता है, ये ग्राफ दे देगा, आई और ई नहीं लिखा रहेगा, ग्राफ दे देगा ये और ये नहीं लिखेगा और बोलेगा दिस ग्राफ इज इन बिटवीन, और लिखेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम, यानी ये ग्राफ है किसके किसके बीच में, और आपको बोल देगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइम। नहीं और भी भूलवाने के लिए कुछ दे देगा, हाफ लाइफ नहीं और टी हाफ लाइफ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच ग्राफ, क्योंकि पढ़ना है इसमें। नहीं तो 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो हम लोग क्या मानेंगे, यहां पर इसे दिखाई देगा तो वहां पर दिमाग नहीं काम करेगा। नहीं वहां पर होता है खोजो खोजो के ग्राफ, खोजो के नहीं मिल रहा है ग्राफ, नहीं जल्दी जल्दी खोजो। यहां देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है, एक ही ग्राफ में दोनों दे दिया था और बोला था कि पहचानिए इनमें से कौन सा ग्राफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा ग्राफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला लाइन क्या जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्टेंट, यहां अभी खूब चिन्हाता है। ये वाला लाइन प्रोडक्ट, दिक्कत है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, ध्यान रखना है। आगे आइए, यहां पर कुछ पॉइंट लिखा हुआ है जो कि बड़ा आसान सा पॉइंट है, बस पढ़ लीजिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट ऑलवेज डिक्रीजेज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज इन ए केमिकल रिएक्शन। बताइए ये कौन नया बात लिख दिया हुआ है, नहीं। रेट ऑफ ए रिएक्शन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विच इज चेंजिंग। इस लाइन का मतलब है, इस लाइन को समझा जाए, ये समझ रहे ना। नहीं इस लाइन का क्या मतलब है, ये बोल रहा है कि एक रिएक्शन जब शुरू होता है, एक रिएक्शन जब शुरू होता है तो शुरू में उसका स्पीड जितना होता है बाद में भी उसका स्पीड उतना ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। रिएक्शन का स्पीड नहीं समय के साथ चेंज करता है, समय के साथ क्या करता है, चेंज करता है। ऐसा नहीं है कि शुरू में अगर स्पीड फास्ट है तो बाद में भी पूरे रिएक्शन के दौरान आपका जो स्पीड होगा वो फास्ट ही होगा।
ये रिएक्शन का स्पीड क्या कर सकता है, चेंजेबल रहता है। ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि रिएक्शन का जो स्पीड है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। अच्छा बोलो, रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट के बीच में टकराव जरूरी है कि नहीं है? नहीं, रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट के बीच टकराव जरूरी है। चलो, तो अगर रिएक्टेंट तुम्हारे पास है, रिएक्टेंट तुम्हारे पास है ए और ये सब बी 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 बी, इस तरह से बी है कि नहीं है? तो शुरू में बर्तन में क्या दिख रहा है? ए और बी, यही दिख रहा है। अब ए और बी आपस में रिएक्शन किया, ए और बी आपस में रिएक्शन किया और एक प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया सी। तो जो प्रोडक्ट सी बनेगा वो केने बनेगा? इसी बर्तन में कि कहीं और बनेगा? इसी बर्तन में। हाँ, अब कौन कौन कह रहा है कि कहीं और बनेगा? कहां बनेगा जी? इसी बर्तन में ना बनेगा। एक से एक लड़का है सब। चलिए, अब इस बर्तन में कौन कौन हो गए? ए बी भी है और सी भी है। कुछ ए और बी रिएक्शन करके क्या बन गए? सी। अब बताओ कि इस बर्तन में ए और बी के बीच में जितना आराम से टकराव हो जा रहा था, क्या इस बर्तन में भी ए और बी के बीच में उतना आराम से टकराव हो जाएगा? नहीं होगा। तो बताओ, यहां पर स्पीड ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा कि यहां स्पीड ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा? पहले वाले में स्पीड ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, यहां स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कम होगा। बहुत सही है, थैंक्स। और पढ़ा जाए? है? नहीं, यस सर ना। अभी टाइम हम लोग का है। हम सॉल्यूशन क्यों खोल रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स? चलो अगला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का क्या यूनिट है? तो रेट ऑफ रिएक्शन का भी फॉर्मूला क्या पढ़े थे? डेल्टा सी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन है और डेल्टा टी का मतलब एक्चुअली टाइम है। कॉन्सेंट्रेशन को जनरली मोलारिटी मानते हैं और टाइम तो टाइम ही है। मोलारिटी का यूनिट सब लोग जानता है। तो इस हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट बन जाता है मोल पर लीटर पर टाइम। अब यहां टाइम का यूनिट कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर रिएक्शन फास्ट होगा तो टाइम का यूनिट सेकेंड हो जाएगा, अगर रिएक्शन मॉडरेट होगा तो टाइम का यूनिट मिनट हो जाएगा, अगर रिएक्शन वेरी स्लो होगा तो टाइम का यूनिट ईयर भी हो सकता है, जो कि हम लोग क्वेश्चन मिलेगा। नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर आएगा आपको 1845 साल। नहीं, इसी में एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, नहीं तो मिलेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर टाइम, और टाइम मे बी सेकेंड, मे बी मिनट, मे बी आवर, मे बी डेज, मे बी मंथ, मे बी ईयर, कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखना है, ध्यान समझिए। यहां जो हम आर बराबर डेल्टा सी बाई डेल्टा लिखे हुए हैं, ये फॉर्मूला वैसे रिएक्शन के लिए है, ये फॉर्मूला वैसे रिएक्शन के लिए है जो रिएक्शन सॉल्यूशन के अंदर होते हैं। रिएक्शन ऑकर्स इन सॉल्यूशन, क्योंकि जानते हो मोलरिटी डिफाइंड ही है। नहीं, क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो केयर करना है कि ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज फॉर रिएक्शन occurring in solution।
ये फॉर्मूला वैसे रिएक्शन के लिए है जो कहां होते हैं, सॉल्यूशन में होते हैं, सॉल्यूशन के अंदर होते हैं। तो अगर कोई पूछता है रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट बताओ, वैसे रिएक्शन जो सॉल्यूशन में होते हैं, तो यूनिट है मोल पर लीटर पर टाइम। फॉर गैसियस रिएक्शन, फॉर गैसियस रिएक्शन क्या लिखेंगे, आर बराबर, गैसियस रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन हट जाता है और कॉन्सेंट्रेशन के जगह पर प्रेशर आता है। क्या आता है, प्रेशर। तो बस डेल्टा पी बटा डेल्टा टी, डेल्टा टी यहां प्रेशर है तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटीएम या पास्कल, और डेल्टा टी का मतलब टाइम, तो यूनिट हो जाएगा एटीएम पर टाइम। तो अगर गैसियस रिएक्शन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होगा एटीएम पर टाइम, और अगर ये वाला होगा डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, यानी वैसे रिएक्शन जो सॉल्यूशन के अंदर होते हैं तो उनके यूनिट होगा मोल पर लीटर पर टाइम। बोलो दिक्कत है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज स्पीड पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं। तो सेम यही भी है, वही है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होगा, इफ rate of a chemical reaction, if rate of a chemical reaction is find in a given time interval, अगर किसी रिएक्शन का स्पीड किसी टाइम इंटरवल में निकाला जाए, ठीक है, तो उस स्पीड को हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लो कि आपको यहां से पटना जाना है, तो यहां से पटना जाने का दूरी मान लो 80 किलोमीटर है, मान लेते हैं, और जाने में आपको टाइम लग जा रहा है मान लो 4 घंटा, नहीं तो 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर आपका पटना हो गया, ठीक है, और जाने में टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है। तो अगर कोई बोल रहा है कि स्पीड निकालो, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, नहीं तो यहां से डिस्टेंस 80 और यहां पर टाइम 4, ये किलोमीटर है, ये आवर आ गया, तो आप क्या निकालते हैं, 20 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड निकल गया। तो ये जो स्पीड निकला, ये क्या निकला, इसको एवरेज स्पीड क्यों कह रहे हैं, क्या बस का स्पीड छपरा से पटना जाने के लिए 20 किलोमीटर रहा होगा, कभी 80 रहा होगा, कोई 100 रहा होगा, कोई 0 भी रहा होगा, ढाला वाला मिला होगा, तो नहीं, बस में आ रहा है। तो ये क्या है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक टाइम इंटरवल में निकाला गया। टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल का मतलब आप घड़ी में टाइमर कर दिए थे कितना, 0, नहीं बस जैसा ही खुला आप टाइमर स्टार्ट कर दिए, नहीं अब जैसा ही पटना पहुंचा आप टाइमर बंद कर दिए, अब देख लिया अच्छा 4 घंटा हो गया। तो आप कितना टाइम निकाले, 0 से 4, 0 से 4 आप एक टाइम इंटरवल में यहां स्पीड निकाल रहे हैं। आप ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि 4 बजे स्पीड कितना है, 5 बजे स्पीड कितना है, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, ध्यान रखना है। और यहां पर हम लोग टाइम इंटरवल में निकाल रहे हैं, तो जब भी किसी चीज का स्पीड टाइम इंटरवल में निकाला जाए कि भाई 10 मिनट में बताओ स्पीड कितना है, 1 घंटा में बताओ स्पीड कितना है, नहीं तो इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। कोई बोले 10 बजे बताओ स्पीड कितना है, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। चलो, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का कोई डेफिनेशन पूछेगा तो क्या बताएंगे, बोलो सब, अब बोलबे नहीं करेगा सब कहता है, हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सही है।
तो ये हम लोग का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आर बराबर, तो यहां पर ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली फॉर्मूला किसके लिए है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम क्या लिखे हुए हैं? डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1। ये टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसी खास समय को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। जब किसी खास समय को रिप्रेजेंट करेगा ये, तो क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। नहीं, तो ये डेल्टा टी का मतलब है ये टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट रिप्रेजेंट्स ए टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट रिप्रेजेंट्स ए टाइम इंटरवल। सो दिस फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स, क्या लिखें? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो कोई पूछता है कि ये जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े आर बराबर डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, क्या ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है। कोई पूछता है काहे इसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कह रहे हैं, तो आप यहां कहिए कि यहां पर जो डेल्टा टी लिखा हुआ है ये टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसी खास समय को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो अगर हम स्पीड अगर किसी टाइम इंटरवल में निकालते हैं, नहीं, तो वो क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो, इतना में दिक्कत है? हो गया?